था तुम लोगों का, पहला चैप्टर चल रहा था ना, डबल कहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट तक हो गया। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट तक हो गया था। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट तक अच्छे से बता दिए थे सारा चीज। उसमें प्रेसिपिटेशन भी बता दिए थे तुम लोग को। यस प्रेसिपिटेशन, नॉन प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब बता दिए थे। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़े क्या? रीडिंग मारे एनसीईआरटी से? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने बोले थे, कौन कौन बनाए हो या प्रैक्टिस किए हो खुद से, ये बताओ। यस सर। बोर्ड्स के क्वेश्चन सब देखे तुम लोग? यस जो जो हम यस सर, बताए थे, थोड़ा थोड़ा। जो बताए थे वो सब आया है या नहीं, बताओ। उस टाइप के क्वेश्चंस मिले तुम लोगों को? सर एक एनसीईआरटी में भी था वैसा क्वेश्चन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन? सर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, वो बोर्ड्स में देखे, बोर्ड्स के क्वेश्चन सब देखोगे तो उसमें बहुत सारा जो जो प्रैक्टिस किए होगे उसको मिला भी होगा। कलर से रिलेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन सब देखे उस टाइप के? यस सर। यस सर। कलर याद है सबको, जो जो बताए थे लास्ट क्लास में? कलर्स। अच्छा ये बताओ, FeSO4 क्रिस्टल का कलर क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन। 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 चलो ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसको हम लोग हीट करेंगे, हीट करने से दो गैसेस इवॉल्व करते हैं। एक रेडिश ब्राउन गैस और दूसरा कलरलेस गैस, और एक येलो कलर का रेसिड्यू मिलता है। कौन सा कंपाउंड होगा वो? नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम लोग पहले पढ़े हो या नहीं? देखो, अभी हम लोग सिंपल जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सारा चीज भी बताया जाएगा। बट अभी जो बेसिक है, सिंपलर टर्म में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं, उसके टर्म में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जनरली तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर कहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो किसी भी कंपाउंड में अगर हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, ऑक्सीजन या फिर कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिशन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन सुन रहे हो ना क्या बोले? लिख लो इसको। Yes, sir. डेफिनेशन क्या लिखोगे? एडिशन ऑफ, क्या होगा ऑक्सीडेशन में, क्या चीज एडिशन होगा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और नॉन मेटल। और या तो फिर ऑक्सीजन नहीं तो इसके जगह पे कोई एक नॉन मेटल। नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ, रिमूवल के टर्म में अगर बोले तो रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और एडिशन मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेटालिक एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से अगर ये चीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं
इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। जब हम लोग रिडक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होगा। रिडक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं बताओ, लिखते जाना साथ साथ तुम लोग। Addition of hydrogen. हाँ, एडिशन के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। Oxygen and non. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन नॉन मेटालिक मेटालिक। एलिमेंट। ये सब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड is called या is known as reduction, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बेसिक डिफरेंस। तो इसका ये अभी हम लोग बेसिक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है, तो वो सारा चीज बाद में करना है। इलेक्ट्रॉन के टर्म वाला भी डेफिनेशन बताएंगे, पहले बेसिक एग्जांपल से हम लोग देखें। अब जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना, ये साथ में occur करता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, Redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन। सुने हो रिडॉक्स? ये सर रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ। हाँ, साइमल्टेनियसली। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसको डिफाइन करते हैं, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, is known as redox reaction। अब रिडॉक्स ये नाम से ही होता है ना, रिडॉक्स के नेम में देखोगे क्या है, RED है। ये RED किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन को, ठीक है। और इसमें लास्ट में देखोगे OX होता है, OX किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को। तो ये नाम रिडॉक्स जो बना है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के ही बना है। RED हो गया रिडक्शन के लिए और OX हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये सारा एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। इसमें एक दो टर्म और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं हम लोग? सर जो दूसरे को Other ऑक्सीडाइज करता है और substance. खुद रिड्यूस हो जाता है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए ये यूज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोलते हैं द सब्सटेंस which oxidizes, बताओ, others while itself क्या, itself क्या गेट्स होगा उसका, रिड्यूस्ड। Reduces. gets reduced।
इस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कराएंगे तो उसमें देखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद क्या होगा, वो उसका रिडक्शन होगा। तो उस टाइप का सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, ये सब आइडेंटिफाई करने पूछा जाता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस which reduces others while, अच्छा सॉरी यहाँ while लिख लें, while itself क्या gets, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे भी वैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो वैसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। तो सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना बात समझ आ गया तुम लोगों को। ये सारा डेफिनेशन वाला टर्म्स था, इतना बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. नहीं आया तो वो भी बोलो। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, रिडॉक्स वाला जो भी अभी बताए हैं? No, नो सर। तो बेसिक चीजें ये समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। इसमें एक टर्म और आता है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आता है। किसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट सुने हो? सुने हो या नहीं, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट? सुने हैं। क्या होता है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट? ऑक्सीडेंट शायद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा? सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है हाँ ना, ऑक्सीडेंट, हाँ। ऑक्सीडेंट है और रिडक्टेंट, ये दो टर्म होता है। तो बहुत ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग ऑक्सीडेंट यूज कर लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्टेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, बात बराबर ये दोनों का। तो बहुत जगह देखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह क्या लिखा रहेगा तुमको, ऑक्सीडेंट। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीडेंट किसको बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। और रिडक्टेंट किसको बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को। तो बस सिंपल सा चीज है, नाम से ही पता चल रहा है कौन ऑक्सीडेंट होगा कौन रिडक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही दूसरा नेम है ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ही दूसरा नेम क्या है, रिडक्टेंट। ठीक है, तो उस टर्म में भी तुमसे पूछा जा सकता है क्या है ऑक्सीडेंट और क्या है रिडक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये बना रहा है Cu प्लस H2O, सिंपल सा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमको दिया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये CuO से किस में कन्वर्ट हो रहा है, CU। कॉपर में। तो यहाँ खुद देखो तुम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में देखो इधर तो ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में चला गया तो उससे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया।
यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. Reduction. तो ये हो गया इसका, कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। अब देखो रिएक्टेंट साइड में ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में गया तो वो H2O बन गया, तो इसमें क्या हो रहा है, Oxidation. 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 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसमें, हुआ ना? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा रिएक्टेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, Hydrogen. हाइड्रोजन गैस का। और कौन सा सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, Copper oxide. CO। अब यहाँ पे तुमसे आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बताओ, CuO. जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जस्ट ये उल्टा होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, Hydrogen. H2. रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गया बात? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग रिडॉक्स बोलेंगे या नहीं, एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है ना? Yes, sir. Yes. तो ये हो गया रिडॉक्स। चलो अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं तुम लोग को, इसमें तुम लोग को बताना है खुद किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। और Al प्लस Fe2O3 सॉलिड ये बना रहा है Al2O3 सॉलिड और प्लस Fe। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है, जल्दी करो। सर Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है। पूरा कर लो पहले, Al का oxide. पूरा लिख लो फिर बताना मेरे को। हो गया sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो इतना बात समझ आ गया तब तो कर लिए तुम लोग। चले यहाँ पे, जैसे यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम देखो Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ क्या बोल देंगे इसको, Oxidation. अब यहाँ पे देखोगे Fe2O3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। यहाँ पे क्या हो रहा है, Reduction. रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे तुमसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्यूमिनियम। Fe2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 हो जाए, ठीक है, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट इस केस में क्या हो जाएगा, Aluminium. एल्यूमिनियम हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है, कर लोगे ना आइडेंटिफाई। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखो एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में और एक दो तीन होता है, पहला तो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में बात किए, दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में, और तीसरा जो डेफिनेशन होता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट
यहाँ पे तो नहीं बताएंगे, वो क्लास 11th में तुम लोग डिटेल में करोगे, ठीक है? या फिर तुम लोग का इधर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना 10th का, तो फिर लास्ट में वो बताएंगे खत्म हो जाने के बाद, समझ रहे हो? क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ पे तुम लोग को 10th में जरूरत तो नहीं पड़ेगा, वो 11th का ही है पूरा सिलेबस। तो वहाँ पे उसके लिए थोड़ा बहुत रूल सब जानने का जरूरत होता है, ठीक है? तो तुम लोग का इधर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो बाद में बताएंगे। अभी जस्ट हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बता देते हैं बेसिक क्या होता है, कि चलो लिख लो पहले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो सिंपली इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? Loss ऑक्सीडेशन of हम लोग electron. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बनाएगा? Na+, और एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, है ना? लॉस ही हो रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। Yes, sir. Yes, sir. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Ca2+ बना लेगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। ये सारा जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? लॉस ऑफ Oxidation. इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। Oxidation. Sir, ठीक है, हाँ बोलो। सर यहाँ पे Na बनता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन लूज होता है सर। ये या सर यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन अभी जैसे ये एक्चुअली अभी तो हम सिर्फ एटम शो किया ना, जब कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें बताएंगे। देखो यहाँ सर पे तो हम, मतलब यहाँ पे ये एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही हाँ समझ। ये जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए लिखे हैं, और रिएक्शन कंप्लीट जब लिखेंगे तो वहां पे दोनों चीज बताएंगे, ठीक है? अब जैसे रिडक्शन वो अभी बताएंगे एक रिएक्शन लिख के तुम लोगों को। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये सिंपली हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखे हैं, अभी कंप्लीट नहीं लिखे हैं, ठीक है? वो समझाने के लिए है सिर्फ। तो ऑक्सीडेशन हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या बोलेंगे हम लोग? गेन गेन ऑफ ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इज टर्म्ड एज रिडक्शन, ठीक है? कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा तो वो रिडक्शन होगा। जैसा Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाता है? Cl- बनाता है, ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, यस Yes, और नो? sir. तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। Reduction. तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे Na सॉलिड है, ठीक है, प्लस क्लोरीन Cl2 गैस है, ये दोनों मिलके बना रहा है NaCl। क्या बना रहा है? NaCl सॉलिड। समझ रहे हो? यस सर। अब इसको बैलेंस करो पहले रिएक्शन, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा दिए, और और लेफ्ट में यहाँ 2, ठीक है? अब ये बताना है हमको कि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का एग्जांपल है या नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं, या किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो एक्चुअली ये इधर रिएक्टेंट साइड में Na था, सिंपली Na एटम। तो Na एटम क्या है यहाँ पे? अगर सिंपली Na लिखा हुआ है तो ये तो न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज तुमको दिख रहा है क्या? नहीं सर, Sir. 0। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? 0, ठीक है? और Cl2 है, क्लोरीन गैस है, ये भी न्यूट्रल ही क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है Cl2 का, है ना? तो यहाँ भी चार्ज क्या है? 0। 0।
लेकिन जैसे ही ये NaCl बन गया तो NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है ना। Yes, sir. NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है तो ये Na के ऊपर क्या है यहाँ पे +1 और Cl के ऊपर क्या होता है -1 होता है या नहीं। यस सर। Yes, sir. तब इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो Na जो है ये Na+ में कन्वर्ट हो गया। तो Na जो है Na+ में कन्वर्ट हुआ होगा तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस Loss of करके या electron. इलेक्ट्रॉन का गेन करके, बताओ तो। लॉस करके। Loss of लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। oxidation. यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और Cl2 क्लोरीन जो है ये Cl- में गया है। तो Cl- में कब जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो Cl- एनायन बनेगा। यस और नो। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Reduction. रिडक्शन। अब बात समझ में आ गया तुम लोग को। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स बोल सकते हैं या नहीं। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। और तुमको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला लिख देना एक लाइन में। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 सोडियम एटम सॉलिड फॉर्म में था, या फिर ये नहीं भी लिख सकते हो, 2 सोडियम एटम जो है ये कन्वर्ट हो गया किस में, 2Na+ में। और ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हो बात, हम ऐसा 2-2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। बोलो। Yes, sir. यस। यस तो सर। यहाँ पे अगर 2 सोडियम एटम है तो 2 सोडियम एटम से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो। Yes, तो sir. इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सोक किए हैं, समझ आ गया। अब रिडक्शन अगर तुमको यहाँ पे लिखना है तो रिडक्शन का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, Cl2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Cl-। 2Cl. ये समझ में आया तुम लोगों को, क्योंकि एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यस और नो। Yes, sir. और Cl2 में कितने क्लोरीन एटम है, Cl2 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम है, 2. 2। तो अगर एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 2। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया और कितने आयन बनेंगे, 2Cl- बन गया। तो ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो एक बार अच्छे से, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टर्म में है। समझ आया या नहीं तुम लोगों को ये वाला पार्ट। हेलो। Yes, sir. सबको समझ आ गया ना, एक बार अच्छे से देख लो। तो यस ये है सर। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो जब तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब बताएंगे। ठीक है, वो 11th में वो यूज आएगा। चलो इतना बात समझ आ गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत। नो सर। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता दो जल्दी जल्दी, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 2Na है रिड्यूसिंग एजेंट। 2Na क्यों बोल रहे हो, 2 से कोई मतलब है क्या उसमें। नहीं है। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो तो कौन सा कंपाउंड है, सिर्फ कंपाउंड के बारे में ही बताएंगे ना। ठीक है। तो यहाँ पे NH सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, क्या बोल रहे हो। Na रिड्यूसिंग। Reducing. हाँ तो Na हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 गैस। क्लोरीन। क्लोरीन गैस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Na सोडियम।
ठीक है, या फिर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी बोला जा सकता है। तो Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा Na है, तो ये हो गया रिडक्टेंट। अब आइडेंटिफाई कर लोगे तुम लोग ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट जो भी पूछा जाएगा। हाँ Yes, सर, sir. ये चलो, तो ये हमारा तीसरा ये लास्ट टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी चीज एक्सप्लेन कर ली हम लोग। इससे पहले तुम लोग को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में बताए थे क्या? Yes, sir. सर एंडोथर्मिक नहीं बता। अच्छा, एंडोथर्मिक नहीं बताया था, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिस्कस कर लिए थे। एक्सोथर्मिक, हाँ Yes, सर, sir. हाँ, एक्सोथर्मिक में तुम लोग को बताए थे कि वैसा रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट जो है बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Exothermic. एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें एग्जांपल्स भी दिए थे तुम लोग को, जैसे जनरली जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे में हीट बाहर ही निकलेगा, तो उनको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है कि जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसको लिख लो, ए केमिकल रिएक्शन in which heat energy is absorbed is called endothermic reaction। तो जनरली देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तुम लोग को बता चुके हैं ना, याद Yes, है? sir. तीन टाइप के डिकम्पोजिशन हम एक्सप्लेन किए थे, याद है या नहीं तुम लोगों को? Sir, yeah. कौन कौन सा हीट से तीन? इलेक्ट्रिसिटी से एक लाइट से। Thermal, हाँ, lysis, तो जनरली electrolysis. हाँ, जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, वो जनरली क्या होगा, किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का? बताओ। Endothermic. एंडोथर्मिक, क्योंकि जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लें हम लोग, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ये रिएक्शन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो ये डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करके ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है? Absorption. एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, Endothermic. एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो। सर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैसे हुआ? तो इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे हम लोग बाहर से ना, इसको हीट करेंगे तभी तो ये रिएक्शन होगा। बिना हीट किए ये रिएक्शन अपने आप होगा क्या, बताओ? नहीं सर, नहीं सर। तो अगर अपने आप ये रिएक्शन नहीं होगा, तो हीट को ये एब्जॉर्ब ही तो कर रहा है। जैसे तुम ये बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट, आइस मेल्ट होता है ना, हाँ सर, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आइस अपने आप मेल्ट कर जाता है क्या? आइस को अगर बाहर रखोगे सराउंडिंग में, अपने आप तो करता है, लेकिन उस वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। एनर्जी हाँ सर, मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा तभी तो वो जाएगा लिक्विड स्टेट में, या जैसे डीप फ्रीजर में रखते हो आइस को, तो वो अपने आप मेल्ट करता है। वहां पे क्या टेम्परेचर का रोल होता है या नहीं, बताओ? हाँ सर। अगर टेम्परेचर 0 से कम है या 0 भी है, तो 0 पे मेल्टिंग होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो आइस मेल्ट करेगा क्या, बोलो? नहीं सर। नहीं। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग बाहर निकाल के रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे जैसे ले आए, तो देखोगे अपने आप मेल्ट करने लगता है। तो रीजन क्या है, वो सराउंडिंग से हीट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सराउंडिंग में जो हीट है हमारा, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग के हीट को, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को मेल्ट करते जाएगा। ऐसे ही होता है ना। हाँ सर। तो सराउंडिंग से अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोले?
एंडोथर्म। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? PbO plus SO2 plus SO3। अरे आंख बंद करके बोल रहे हो क्या? PbO यहाँ प्लस NO2। SO2 प्लस SO3 कहाँ से आ गया यार? नींद में हो क्या तुम लोग? कौन बोल रहा था? कुछ है। मतलब SO2 प्लस SO3 किसमें था? किसको हीट करने पे SO2 प्लस SO3 मिलेगा? कौन सा कंपाउंड था वो? हेलो हेलो। यस सर। जो SO2 प्लस SO3 बोल रहा था, SO2 प्लस SO3 कौन से कंपाउंड को हीट करने पे मिलेगा ये बताओ? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। तो FeSO4 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट? क्या बनाएगा बताओ? फेरिक ऑक्साइड प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO3 गैस प्लस SO2 गैस। और लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 PbO plus 4 NO2 plus O2। PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि रेडिश ब्राउन गैस होता है ना, और प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं देख रहे हो? इन सभी को हीट करेंगे तभी ये डिकम्पोज करेगा, अगर हीट नहीं करेंगे तो अपने आप ये डिकम्पोज नहीं करेगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्या बोल देंगे इनको हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन हीट क्या कर रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये हो गया एंडोथर्मिक। देख लो किसी को कोई दिक्कत? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने थे ये हो गया। लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ? यस सर। हाँ सर। चलो तो यहाँ तक देख लो, किसी को कोई दिक्कत टाइप्स ऑफ रिएक्शन में? यस और नो? कोई डाउट है? नो सर। नहीं। चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें देखोगे तुम लोग के चैप्टर में कोरोजन वाला टॉपिक है। कोरोजन क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कोरोजन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो किसी भी मेटल का, मेटालिक एलिमेंट का ये क्या होता है? डिटेरियोरेशन होता है या डिग्रेडेशन। उसका क्वालिटी क्या होता है? धीरे धीरे ओवर द टाइम तुम देखोगे कम होते जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन। एक्चुअली कोरोजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे देखोगे मेटल अगर बाहर रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में, अगर तुम छोड़ दोगे तो धीरे धीरे देखोगे उसका क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो कम होते जा रहा है या डिग्रेड होते जा रहा है या डिटोरिएट होते जा रहा है उसकी क्वालिटी। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करना चाहें अगर तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds, sorry, due to अनडिजायरेबल कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है? तो वहां पे एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ड्यू टू देयर रिएक्शन, किसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है बताओ? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में उनका रिएक्शन होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है, एसिड्स भी मिलते हैं।
तो उन सब से वो रिएक्ट करके धीरे धीरे उनका क्वालिटी क्या होते जाता है, वो कम होते जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, गैसेस, एसिड्स हो गया, ठीक है, एसिडिक गैसेस जो अवेलेबल है, गैसेस हो गया, एटसेट्रा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, present in the atmosphere is called corrosion। इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया कोरोजन। अब कोरोजन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कोरोजन का, आयरन का रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, देखे हो आयरन का रस्टिंग यस सर। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? सर आयरन के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग टाइप का हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हाँ, आयरन जो है पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्सीजन जाता के है। साथ रिएक्ट करके देखोगे, आयरन का कोई भी अगर सब्सटेंस है, उसको तुम बाहर छोड़ दोगे, बहुत दिन तक अगर छोड़ दोगे, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग डेवलप होते जाता है। और वो ब्राउन कलर का कोटिंग क्या करेगा, उस आयरन को वीक ही करेगा, है ना, वीक करते जाएगा, उसका क्वालिटी कम करते जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और वो क्यों ब्राउन कलर का कोटिंग क्यों डेवलप होता है? क्योंकि आयरन जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है, जो उसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होते जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअली अगर केमिकल रिएक्शन तुमको बोला जाए, तो केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, Fe जो है सॉलिड फॉर्म में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और प्लस वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर, ये सारा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और इनके साथ ये कंबाइन करके क्या बना लेगा, Fe2O3 into XH2O। हाँ, Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है, Fe2O3 डॉट XH2O। ये केमिकल फॉर्मूला किसका है? रस्ट का। XH2O इसलिए है क्योंकि यहाँ पे X का जो नंबर है ना, वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इसलिए X लिखा हुआ है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे इसमें, वो फिक्स नहीं रहता है। इसको हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इसलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना, एक्चुअली एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, बताओ देख के तुम लोग। यस सर। है ना? यस सर। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी जो है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और रस्टिंग अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा, किसी भी आयरन के सब्सटेंस का अगर रस्टिंग हो रहा होगा, तो उसका क्वालिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा? क्वालिटी डिटेरियोरेट घट करेगा। जाएगा। डिटेरियोरेट। हाँ, तो वो क्वालिटी को डिग्रेड करते जाता है। कहीं भी रस्टिंग होगा या कोरोजन हो रहा होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो उसकी क्वालिटी को कम करते जाता है। और क्वालिटी अगर कम हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बताओ, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग पेंटिंग। क्या? पेंटिंग, ऑयलिंग, हाँ, मेथड्स टू प्रिवेंट, सम बेसिक मेथड तुमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एग्जाम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। गैल्वेनाइजेशन, Galvanizing। एनोडाइजिंग। हाँ, तो सबसे बेसिक जो होता है, सबसे पहला जो हम लोग बोलते हैं, बाय पेंटिंग। तो देखोगे, आयरन का कोई भी अगर रॉड है या आयरन का कुछ भी है, गेट वेट भी होता है, तो उसको हम लोग पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है ना, कि वो आयरन का जो सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं आ, कोई कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। तो डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा क्या? नहीं। नहीं। तो उसका फिर रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा। तो बाय पेंटिंग हो गया, या फिर हम लोग बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, या तो वहां पे ग्रीस अप्लाई कर देंगे। ग्रीस सुने हो क्या होता है, देखे हो? यस सर। यस सर।
वो लुब्रिकेटिंग टाइप का एक सब्सटेंस होता है ना, जो कि यूज किया जाता है मशीन पार्ट्स में भी यूज किया जाता है लुब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, तो वो भी अगर अप्लाई कर दोगे, या ऑयली सब्सटेंस भी अप्लाई कर दोगे, तो वो भी क्या करता है, वो आयरन के सब्सटेंस को डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, तो वो भी क्या करेगा, रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा। तीसरा होता है बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक का लेयर दूसरे पे चढ़ा दिया जाता है। हाँ, कि किसी इंफीरियर मेटल पे, इंफीरियर मेटल मतलब जो जिंक से कम रिएक्टिव मेटल है, उस लेस रिएक्टिव मेटल पे क्या करेगा, जिंक का कोटिंग डेवलप कराया जाता है। तो क्योंकि जिंक जो है एक सुपीरियर मेटल होता है और आसानी से वो रस्ट नहीं होता है, जिंक का कोरोजन आसानी से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग जिंक का कोटिंग डेवलप करा देते हैं इंफीरियर मेटल पे, ताकि उसका रस्टिंग क्या हो सके या कोरोजन उसका प्रिवेंट हो सके, तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर क्या होता है, आयरन एक लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक से, है ना, आयरन सुपीरियर इंफीरियर मेटल है, तो आयरन के ऊपर अगर हम लोग जिंक का कोटिंग डेवलप कर दें, तो उससे क्या होगा, आयरन का जो है रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग ए कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी inferior metal to prevent its corrosion या फिर रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग लिख लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में हमेशा हम लोग कौन से मेटल का कोटिंग डेवलप कराते हैं, जिंक। जिंक। जिंक का। जिंक। ठीक, तो ये सारे मेथड, और भी कोई मेथड है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी एक तरह से गैल्वेनाइजेशन भी क्या हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल है। वो जो कोटिंग डेवलप कराया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करके ही कराया जाता है। ठीक है, तो वही चीज हो गया, गैल्वेनाइजेशन एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके ऊपर कोटिंग डेवलप कराते हैं। तो जिंक का भी जो कोटिंग डेवलप कराया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करके ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। समझ आ गया? सर हाँ बोलो। सर अगर कोई इतना, सर जैसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन में किए कि जिंक जो है कम रिएक्टिव है सर, लेकिन अगर उसके अंदर जो मेटल है सर वो हाईली रिएक्टिव हुआ तो वो जिंक से नहीं ये हो जाएगा रिएक्ट? मेटल मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करेगा, कोई भी दो हाँ मेटल आपस में रिएक्ट करता है क्या? नहीं जैसे सर। एक कॉपर है दूसरा मैग्नीशियम है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करेगा क्या, मेटल मेटल? नहीं सर वो नहीं है। ठीक है, तो कितना भी हाईली रिएक्टिव हो, मेटल मेटल आपस में थोड़ी रिएक्ट करेगा ना, उसको रिएक्टिव सब्सटेंस मेटल जैसे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, दो मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे ना कभी भी। ठीक है, तो ये पहला हो गया रस्टिंग, कोरोजन का फर्स्ट एग्जांपल हो गया रस्टिंग। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का कोरोजन देखे हो तुम लोग, कॉपर का कोई मटेरियल यूज करते हो घर पे? यस। तो उस कॉपर के मटेरियल में देखोगे यस। बहुत ज्यादा टाइम अगर कॉपर का हो जाएगा, कॉपर के मटेरियल का बहुत दिन से यूज कर रहे होगे अगर, तो देखोगे उसके ऊपर धीरे धीरे एक ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप होने लगता है। उसका शाइनिंग जो होता है, इनिशियली जब नया लोगे तो वो तो बहुत ज्यादा शाइन करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाता है धीरे धीरे देखोगे उसका शाइनी अपीयरेंस कम होते जा रहा है, और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग जैसा डेवलप होने लगता है। देखे हो, ऑब्जर्व किए हो तुम लोग? सर वो Yes, जो अंगूठी पहनते हैं उसमें भी होता है शायद सर। अगर वो कॉपर का होगा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो बहुत सारे सब्सटेंसेस में हो सकता है। ठीक है, वो तो रिंग जो पहनते हो उसमें तो डस्ट की वजह से होता है ना, उसको क्लीन करवाओगे तो वो फिर वापस से
साफ हो जाता है। तो एक्चुअली कॉपर का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। कॉपर क्या करता है, CuS, कॉपर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कॉपर सॉलिड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो अवेलेबल है ही, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है, प्लस मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है। इन चारों के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो इसको हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो जो है ग्रीन कलर का, क्योंकि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है ये। तो जो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर तुमको दिखेगा, वो कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से दिखता है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप होता है। यहाँ पे रस्ट का जो कलर होगा ये क्या होगा, ब्राउन कलर का कोटिंग होगा, है ना। ये जो रस्ट होता है कौन से कलर का होता है, में ब्राउन होता है। ब्राउन कलर का। और कॉपर के ऊपर जो कोटिंग डेवलप होता है वो कौन से ग्रीन। कलर का, ग्रीन कलर का कोटिंग। किस सब्सटेंस की वजह से होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा हम लोग कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल का कोरोजन देखो, सिल्वर का तो बहुत सारा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। तो ये सर सिल्वर, देखे हैं। तो हाँ सिल्वर के ऊपर देखोगे ब्लैक कलर का, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा सिल्वर का ना, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक कोटिंग डेवलप हो जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, तो सॉरी, अभी हम लोग सिल्वर का देख रहे हैं ना। तो Ag होता है सिल्वर। ये सिल्वर क्या करता है, H2S गैस के H2S। साथ, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसको बोलते हैं हम लोग। H2S गैस कौन सा है, ये नेचर में हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ कंबाइन करके बना लेता है Ag2S, Ag2S और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये Ag2S के फॉर्मेशन की वजह से ही ये जो Ag2S है ये सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ब्लैक कलर। तो यही जो है ब्लैक कलर का कोटिंग डेवलप कराता है। सिल्वर के ऊपर देखोगे एक जो ब्लैक कलर का कोट आता है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही आता है। बात समझ रहे हो। यस सर। तो ये सारे कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे कोरोजन के। ठीक है, कॉपर का कोरोजन हो गया, सिल्वर मेटल का कोरोजन हो गया, उसके बाद आयरन का कोरोजन हो गया। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा तुमसे कि जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप होता है कौन सा सब्सटेंस की वजह से होता है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फिर सिल्वर का मटेरियल अगर लोगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग डेवलप होगा, कौन सा मटेरियल की वजह से, कौन सा कंपाउंड की वजह से, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड। और उसके लिए तुमको केमिकल रिएक्शन भी लिखना होगा, तो ये तुमको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, यस और नो, यस सर। यस ये भी हो गया। तो हो गया ना, इसमें और एक छोटा सा टर्म बचा हुआ है, रैंसिडिटी है ना बुक में। यस सर है। यस सर। यस हाँ, तो रैंसिडिटी क्या होता है जल्दी बता दो। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड। हाँ, जो फूड आइटम्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फूड आइटम्स का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, देखे होगे ना, बहुत एक दिन के बाद अगर फूड आइटम्स को यूज करोगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल आने लगता है उसके बाद, आता है ना। तो वो गंदा स्मेल क्यों आता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, वो खराब हो गया है। तो वो खराब होने की वजह से क्या होता है,
उसके अंदर से फाउल स्मेल आने लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैंसिडिटी द ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ, फैट्स एंड ऑयल्स present in food materials when, अरे दिख रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. एक मिनट, the oxidation of fats and oils present in the food materials when they are left exposed to air for a long time, इसको हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं, is known as रैंसिडिटी। समझ आ गया बात? यस सर। अब रैंसिडिटी को, ये रैंसिडिटी भी जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है, तो इसको प्रिवेंट करने का क्या क्या तरीका होता है, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? By using antioxidants. वैक्यूम पैकिंग, हाँ, वैक्यूम पैकिंग, मतलब एयर से उसको रेफ्रिजरेशन। दूर रख रहे हैं, तो वैक्यूम पैकिंग, पैकिंग मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई इनर्ट गैस के साथ पैकिंग करते हैं, जैसे देखो ना चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग किया जाता है, क्योंकि यस नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, लेकिन वही अगर ऑक्सीजन गैस अगर भर देगा अंदर तो क्या हो जाएगा, देखे हो ना, अगर खुला हुआ पैकेट अगर होगा चिप्स का तो उसके अंदर एयर तो घुस जाएगा, तो एयर घुसने के बाद वो खाने लायक बचता है क्या? Sir. नहीं सर। Sir. नहीं, तो वो उसका वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो रैंसिडिटी हो गया, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो पहला तो हो गया वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम पैकिंग मतलब कि अंदर कोई भी एयर नहीं बचना चाहिए, तो वह वैक्यूम क्रिएट कर दिया हम लोग, या फिर दूसरा ये भी कर सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इनर्ट गैसेस जिसमें कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस बोलने का मतलब क्या, अनरिएक्टिव, समझ रहे हो ना? यस सर। या फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेट करने से भी क्या होता है, फूड आइटम्स या फूड स्टफ का रैंसिडिटी प्रिवेंट हो सकता है ना? और By using antioxidants. अवॉइडिंग सनलाइट। बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करने से क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है आसानी से, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, तो वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करता है। देखे हो ना एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम लोग विनेगर यूज करते हैं, यस सर। विनेगर, अचार। हाँ विनेगर यूज Yes, करते sir. हैं ना हम लोग उसको स्टोर करने के लिए, ताकि ज्यादा टाइम तक वो अच्छा बना रहे, ठीक है, तो वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, मतलब आसानी से वो ऑक्सीडाइज नहीं करने देगा फूड आइटम्स को। ये सारे कुछ कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो तीन याद रखना, ये सब पूछा जाता है। चलो समझ आ गया, और तो कुछ है नहीं इसमें, चलो तो ये हो गया रैंसिडिटी। और कुछ है क्या इस चैप्टर में, देखो तो, या हो गया सारा चीज? देखो एक बार एनसीईआरटी देखो तुम लोग, हेलो, यस सर। देख लो एक बार एनसीईआरटी देखो, और कुछ छूट गया तो बताओ।
मेरे हिसाब से तो इतना ही है टॉपिक। Yes, sir. और कुछ बचा हुआ है? नो देख सर, लो और एक कुछ बार। नहीं बचा। नहीं तो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में होमवर्क जो रहेगा ना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, सारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ना लास्ट में चैप्टर के एंड में। यस सर। Sir. तो एनसी और इसका बुकलेट तुम लोग को मिला है। यस Yes, सर। sir. हाँ तो पहला काम तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है पूरा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, और दूसरा बुकलेट का। बुकलेट में देखोगे ऑब्जेक्टिव वाला जो है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, वो सब कर लेना। बात समझ रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना बुकलेट में, एमसीक्यू वाला। Yes, sir. तो ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करना बुकलेट का, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ये कंप्लीट करना है। तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है ये हो गया। कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ लो इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद भी तुम लोग का क्लास है क्या केमिस्ट्री का? यस सर, नेक्स्ट Yes, क्लास Yes, भी sir. आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का क्यों लग गया? चैप्टर तो हो ही गया तुम लोग का कंप्लीट। करना है क्या नेक्स्ट क्लास? एक ही दिन में कितना केमिस्ट्री पढ़ोगे? कुछ डाउट आउट है तो पूछ लेना, पहले ही छोड़ देंगे हम आधे घंटे में, ठीक है? यस चलो इसमें पहले ही यहाँ पे ये क्लास में बताओ आज जितना बताएं इसमें डाउट है या नहीं। No, sir. No, sir. नो सर। किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। नो सर। ये लोग क्लास कर भी, दिव्यांगी Yes, sir. क्लास कर रही हो तुम? Yes, sir. डाउट है कुछ? No, sir. ठीक है फिर तो इसको कर लेना तुम लोग, इसको नोट डाउन करो तब तक। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट वाउट है किसी को भी, अगर बोर्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे पहले ही। ठीक, ठीक है। यस यस सर। चलो सर अभी एंड इसको कर। शेयर हाँ कर दीजिए सर। हाँ, वो शेयर तो करेंगे ही ना। सर इसका लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा, हो रहा है तो लिंक भेज दीजिएगा ना सर। वो विशाल सर से पूछ लेना ना, वो भेज देंगे, ठीक है? ठीक। चलो कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? पूछना है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है चलो हम इसको सेंड कर देते हैं। एंड करें ना अभी? यस सर। यस। चलो।